नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए जो गतिविधियां सामने आई हैं और ट्विटर पर इसको लेकर तमाम टिप्पणियां चल रही हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। यहाँ पर मैं आपको पत्रकारिता की दुनिया के जाने माने एडिटर और पत्रकार उर्मिलेश जी, जिन्होंने आप जानते होंगे उर्मिलेश जी को। इस समय वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और ऑथर भी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर राज्यसभा टीवी और गाजीपुर के रहने वाले हैं। आजकल वो दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने अभी एक टिप्पणी की कि वन नेशन वन इलेक्शन से जनता को क्या लाभ मिलेगा। एक देश में एक व्यवस्था लानी है तो जाति वर्ण खत्म करके सबके बीच सामाजिक समता स्थापित कर संविधान का सम्मान कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन तो सिर्फ राष्ट्रपति प्रणाली में ही संभव है। क्या मौजूदा सरकार संसदीय प्रणाली खत्म करना चाहती है? ये उनका बड़ा एक शानदार वाक्य है और इस टिप्पणी से को मैंने जब उनके ट्विटर हैंडल पर पढ़ा तो मेरे से भी रहा नहीं गया और फिर मैंने आपके सामने इस मसले पर जो कुछ बातें रखने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि 5 दिनों के विशेष संसदीय सत्र में सरकार क्या रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी? इस रिपोर्ट को जितना जल्दी हो सके सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि इस पर विशेषज्ञों के बीच सार्थक बहस शुरू हो सके। जस्टिस रोहिणी ने 14 एक्सटेंशन पाने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग ने अगर ओबीसी वर्गीकरण को अपनी रिपोर्ट में जातिवार जनगणना की सिफारिश नहीं की होगी तो इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। जातिवार जनगणना के बगैर ओबीसी की अलग अलग जातियों का समूह और कोटा कैसे तय होगा? मजे की बात है कि आयोग को 14 बार एक्सटेंशन मिला, रपट अभी भी सरकार को मिल गई है। उर्मिलेश जी ने एक टिप्पणी और की 31 अगस्त को, जिसमें उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे याद है भारतीय संसद के इतिहास में यह पहला विशेष संसदीय सत्र है। सरकार ने जिसका अब तक एजेंडा ही नहीं बताया है। संसदीय कार्य मंत्री ने आज 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले इस विशेष सत्र की घोषणा कर दी। एजेंडा बगैर ऐसी घोषणा संसदीय प्रणाली और संवैधानिक परिपाटी से हटकर है। बिल्कुल ऐसी सटीक बात कही है उन्होंने। अब उनकी जो ये टीका है उसके ऊपर टिप्पणियां आ रही हैं। अभय पांडे लिखते हैं, शायद संसदीय मंत्री को भी एजेंडा पता नहीं होगा। 2 लोगों की सरकार जो सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करती है, मैं सिर्फ 2 लोगों का ही एजेंडा पता होगा। ये कोई एजेंडा है तो इन 2 लोगों को ही पता होगा। उदयभान वर्मा लिखते हैं कि 2024 का रण इतना आसान नहीं रहा। संघ कोई चूक नहीं होने देना चाहता। बहुत सारी टिप्पणियां हैं। एक सज्जन लिखते हैं, वैसे भी अब कुछ नया हो रहा है देश में, एक नया काम सही। एक और सज्जन लिखते हैं, बस नौटंकी है, सब जगह छाप छोड़ने की सनक है।
अभी 20 दिन भी नहीं हुए कि मानसून सत्र में फिर कोई अहम मुद्दा था या अध्यादेश लाते। जनता को रोज़ नया नया नाटक दिखाते हैं ताकि जनता अपने मुद्दे भूल जाए। क्या बात कही। असली बात यह है कि बेरोजगारी और महंगाई के जो मुद्दे हैं उनको जनता भूल जाए, इसलिए वो नए नए सिरों पे छोड़ते हैं। एक सज्जन लिखते हैं बड़ा प्यार से कि जब पत्रकार अंधेरे में हैं, जनता बेचारी क्या करे, देश में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है भाजपा और आरएसएस के चंद लोगों को ही पता है। सचमुच लोकतंत्र की बाट लग चुकी है। मोदी सरकार अपने को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं समझती है। कोई नई चाल चलने वाले हैं 2024 के चुनाव से पहले। एक सज्जन और हैं, वो लिखते हैं ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में देशद्रोहियों को भनक नहीं थी, जैसे धारा 370, धारा 35 है, वरना उनकी एजेंडा चल जाता और वो कभी कामयाब नहीं होने देते। ये एक मज़ेदार दीप कुमार हैं, इन्होंने पूरा जो उर्मिलेश जी का वाक्य है उसको ही देशद्रोही ठहरा दिया है। पता नहीं कहाँ से ऐसे ऐसे नमूने आ जाते हैं, तो खैर वो एक अलग कहानी है। ऐसे नमूनों से हमें क्या लेना देना, वो क्या कह रहे हैं क्या। रवीश कुमार ने इस मुद्दे पर लिखा है, अच्छा याद दिलाया, अब हिंदी के अखबार इसे कभी नहीं लिखेंगे, न प्रमुखता देंगे। उन्होंने एक अखबार का नाम लेते हुए कहा है कि आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर 9 नंबर के पेज पर सबसे नीचे है। उन्होंने कहा कि पहले पन्ने पर अडानी की खबर तो है, मगर राहुल का डीपी बराबर फोटो लगाकर एक छोटा सा बॉक्स है। संसद के सत्र की रिपोर्टिंग भी अटकलों के आधार पर हो रही है। कहने का अर्थ यह है कि गोदी मीडिया से निपटने का पहला, मैं समझता हूँ, जो प्लान एनडीए ने बनाया है वो बहुत ही ज़रूरी है। जब तक गोदी मीडिया काबू में नहीं आएगा तब तक मैं समझता हूँ इन सब बातों के अब कोई मायने नहीं रह गए। रवीश के इस टिप्पणी पर नदीम राम अली लिखते हैं, मैंने हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब अंग्रेज़ भारत पर जुल्म कर रहे थे, तब ब्रिटेन से एक अंग्रेज़ आया था जो ब्रिटेन की हुकूमत के जुल्म के खिलाफ लिखा करता था। तो अंग्रेज़ों ने उसका प्रेस बंद करवा दिया, वापस ब्रिटेन भेज दिया, लेकिन उसने बाकी भारतवासियों को रास्ता दिखा दिया था किस तरह से लड़ाई लड़नी है। तो अकबर इलाहाबादी ने इस पर कहा था, खींचो ना कमान न तलवार निकालो, जब तोप से हो मुकाबला तो अखबार निकालो। इसलिए गांधी जी ने भी तमाम अखबार निकालना शुरू किए थे, लेकिन आज वही प्रेस सत्ता के चरणों में लेटा हुआ है। अब किसी और तरीके से हमें लड़ाई लड़नी होगी, घर घर जाकर जनता से बात करनी होगी। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। और कई बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ ये एक बड़ी बात है जो उर्मिलेश जी ने कही है। इसको मैं अब इसकी व्याख्या करना चाहूँगा कि आखिरकार सरकार क्या चाह रही है। सरकार ये चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, तो ये तो मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक तरीके से ये जो वर्तमान व्यवस्था है उसके तरीके से तो मुश्किल है। अब तो बात यह है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली लागू की जाए जैसे अमेरिका में है, और अगले जो इलेक्शन 2024 में हो पीएम की जगह राष्ट्रपति की प्रणाली लागू की जाए और उसमें नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया जाए। मैं समझता हूँ अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को पूरा
कॉन्फिडेंस है कि वो अगला चुनाव जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त को जो भाषण दिया था लाल किले पर, उसमें स्पष्ट तौर पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं अगले वर्ष फिर आऊँगा और फिर आपसे बात करूँगा। अभी वो कई भाषण देते हैं, शायद आज या कल में भी उन्होंने फिर कहा है कि उनका प्लान 2047 तक संपूर्ण देश को विश्वगुरु के रूप में बनाना है। अब मालूम नहीं कैसे बनाएंगे, कोई प्लान तो किसी के सामने है नहीं। अब जबकि यदि कोई चीज़ होती है सामने तो वो मैं समझता हूँ जनता के पास ज़रूर जाती है। जैसे मान लीजिए एक चीज़ थी कि वो देश आज़ाद कराना है, तो महात्मा गांधी कांग्रेस को दिल्ली का मुख्यालय छोड़ करके चंपारण चले गए थे। शायद मैं समझता हूँ सारे लोग जो हिस्ट्री के जानकार हैं वो भी जानते होंगे, जिन्होंने गांधी को पढ़ा है वो भी जानते होंगे। चंपारण में जाकर के उन्होंने सीधे जनता के बीच अपनी एक कुटिया बनाई, और जहाँ दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंगें होती थी वहाँ लोग कम, बल्कि गांधी जी जहाँ चंपारण में रहते थे वहाँ उनके साथ हजारों की तादाद में रोज़ाना लोग उनसे मिलने आते थे। बहुत से लोग अपनी समस्या लेके आते थे, बहुत से लोग उनसे सलाह लेते थे। वो मतलब जो गांधी जी के सिद्धांतों पर, गांधी जी में विश्वास रखते थे, वो उनके पास आते जाते थे। लिहाजा मैं समझता हूँ आज भी नरेंद्र मोदी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें यदि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं और राष्ट्रपति पद प्रणाली लागू कर देश में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई मेरी लोकप्रियता क्या है, कैसा है। ईवीएम की मशीनों का जिक्र हो रहा है, तमाम पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं कि ईवीएम हटाई जाए, उसके बाद चुनाव कराए जाए। मैं समझता हूँ एनडीए ने भी अपनी बम्बई की बैठक में इस बात का जिक्र किया है कि मशीनों से छेड़छाड़ की बात है। आज भी मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि यदि टोटल 1 इलेक्शन और 1 नेशन चुनाव हुआ तो 35 लाख मशीनें चाहिएगी, जबकि भारत के पास इस समय 17 लाख मशीनें हैं। तो 17 का मतलब 17 दूनी 34, अभी भी आधी मशीनें हैं। यदि अगले साल चुनाव होता है या इसी वर्ष के अंत में चुनाव होता है तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन कैसे चुनाव कराएगा, संभव तो नहीं लगता कहीं से होकर के। तो लिहाजा इस तरह की कोई प्रणाली उनके दिमाग में है तो मैं समझता हूँ बैलेट से चुनाव कराना बहुत ही आसान काम है। बैलेट से चुनाव कराए जाने चाहिए। हालांकि इस समय चुनाव खेला जा रहा है, संसद से लेकर विधायिका से लेकर के नगरपालिका और प्रधान, मतलब पीएम से लेकर प्रधान तक के सारे चुनाव एक साथ होने की प्रक्रिया है। और एक कमेटी बना दी गई है, जिस कमेटी में महामहिम भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, अध्यक्ष हैं उसके। दूसरे नंबर पर अमित शाह हैं। बाकी तो सब आपको सब मालूम ही है कौन क्या है, कैसे, कोई बूढ़ा है, कोई उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, कोई कुछ। तो अब मालूम नहीं कमेटी क्या करेगी, हमको नहीं मालूम। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर थे लोकसभा में, विपक्ष के नेता कहे जाने वाले या कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने अपना नाम वापस लेकर के उस कमेटी से वो हट गए, इस्तीफा दे दिया। लेकिन सरकार ने इस मामले पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खैर, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव का खेल कब खत्म होगा पता नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन जरूर सक्रिय है और उसकी पूरी तैयारी है चुनाव की। अगली बैठक के लिए अभी कोई शहर तय नहीं हुआ है, लेकिन आज एक खबर मिली है कि भोपाल में भी हो सकती है बैठक और दिल्ली में भी ऑप्शन रखा गया है कि दिल्ली में भी हो सकती है। इस बीच और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि 1/1 पर चुनाव होगा। बीजेपी के खिलाफ एक ही प्रत्याशी उतारा जाएगा और उसको जिताने की कोशिश की जाएगी। मैं समझता हूँ अभी तक का जो एनालिसिस है, लोग
या चुनाव चैनल जो अपनी अपनी कहानियाँ निकाल कर ला रहे हैं, अगली घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें यह है कि बीजेपी 37% वोट पर चुनाव जीत कर आई है अब तक सारे चुनावों में, दोनों चुनाव में, और 63% वोट जो है विपक्ष को मिलता रहा। यही स्थिति रही और विपक्ष एकजुट हुआ और सब संतुष्ट होकर के चुनाव लड़े, तो मैं समझता हूँ बीजेपी को फिर कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। शायद इसी भ्रम को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही पैंतरा फेंका है, संविधान में संशोधन कर वन नेशन वन चुनाव कराया, वन इलेक्शन चुनाव कराया। देखिए क्या होता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं और हमें इस वीडियो को शेयर भी करें, इससे आम जनता तक ये बात पहुंच सके। मैंने उर्मिलेश जी से अपनी बात शुरू की थी, उसको रवीश को भी बीच में लिया और बहुत सारे ट्विटर पर जो दर्शक हैं, टिप्पणीकार हैं, तमाम बातें मैंने आपके सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर।